हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को भारत में 9 पाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो ए है चिरान, बी है महागढ़ा, सी है हुल्लूर एंड डी है बुर्जहोम। पुरातत्वविदों में को भारत में 9 पाषाण युगीन गर्तवास जो मिले हैं वो बुर्जहोम में मिले हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? तो सही जो है वो है ए है मध्य पाषाण युग 9000 साल पहले, बी है बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले, और सी है मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 साल पहले, एंड डी है 9 पाषाण युग का आरंभ 12000 से 10000 साल पहले। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है? तो तवारीख की भाषा अरी है, बी है तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, सी है तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, और ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तवारीख का विशेष जो महत्व है वो है इसमें कि तवारीख की भाषा जो अरी नहीं है, तवारीख की भाषा जो थी वो फारसी थी। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया है? तो ए है केरल का मंदिर रंगमंच, बी है इसमें चेरों के राज्यकार निर्वहन की कला, सी है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र एंड डी है संगीत। तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो लिखा गया है वो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र पर लिखा गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ए एवं बी कथन को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। करेक्ट है। और बी है वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल राजपूत ही रहा करते थे। तो ये करेक्ट, वहाँ बस राजपूत ही, वहाँ हर तरह के लोग रहा करते थे, तो ये गलत है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा उसमें ए हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है, और बी है इसमें सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक जो है राजनीतिक परिवर्तन आए, और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उससे भी इसी में महत्वपूर्ण बदलाव आया। तो ए और बी क्या है, दोनों सही है, और ए जो है वो बी की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए तथा बी पर पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन ए कहता है कि भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया, ये करेक्ट है, और कारण आर है कि उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए जो है कृषक जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से जो है कथन सही है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो राजाओं और तालुकदारों की जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, उन्हें किसानों के लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, एंड थर्ड उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो ये पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अमार जीवोम नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, वो है राज सुंदरी देवी के द्वारा। ओके, अमार जीवोम जो है वो राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? ए है सतनामी आंदोलन, बी है मथुआ पंथ, सी है ब्रह्मो समाज एंड डी है सनातन धर्म सभा। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो मथुआ पंथ के नेता थे। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारकों की तरफ वर्णन किया गया है, ये करेक्ट है, क्योंकि वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथन फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा है। ओके, और मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर जो था वो था, और मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। ओके, तो इसमें जो करेक्ट है वो करेक्ट है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, और थर्ड जो है वो गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया, ये करेक्ट है, ये गलत है। और बी है, उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार्थत्व को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। तो ए और बी क्या है, इसमें दोनों गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ। तो ए है सामाजिक विकास, बी है लैंगिक समानता, सी है राजनैतिक समाधान, डी है आर्थिक विकास। तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो हुआ आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। यदि भारत के में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, में कितने बजे होंगे? तो 1:30 पूर्वाह्न होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है, तो ये करेक्ट है। बी है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो पहला और दूसरा इसमें सही है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वो सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाए? तो वो है 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 अपराह्न पर उन्हें सेमिनार में जुड़ना होगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है रंग, तो ये है, गठन भी है, मोटाई भी है, पारगम्यता भी है, ह्यूमस की मात्रा नहीं है। ओके, राइट, ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? ह्यूमस के लक्षण है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? तो ए है यमुना नदी, बी है कावेरी, सी है नर्मदा एंड डी है गंगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके, आगे देखते हैं, महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है? ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आर्गन एंड डी है ऑक्सीजन। तो भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के साथ है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को पढ़े। फर्स्ट है, इसमें आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ये करेक्ट है। सेकंड है, आत्मन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। एंड थर्ड है, तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा जो है रखता है? वो है बांग्लादेश। राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे, जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है उच्च जन्म दर और बच्चों की अधिक संख्या को वो दर्शाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्ति के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो वो अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास जो है के द्वारा जो है प्रवेश किया जा सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो वो है कपास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास को जो है वो 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट जिसने सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था का नेतृत्व किसने किया? तो ए है जॉन लुइस, बी है सेंट साइमन, सी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड डी है जेसी जैक्सन। राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुलभ एक संस्था है जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, वह एक गैर सरकारी संगठन है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट है, इसमें जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, तो ये गलत है। और सेकंड है, गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, तो ये सही है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से स्वरोजगार की श्रेणी नहीं है? तो नियमित है, अनियमित, संगठित। आर्थिक रूप से जो नहीं है वो अनुशासित नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानून तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ए है दहेज लेना, बी है वैवाहिक बलात्कार, सी है पत्नी को मानसिक यातना देना, एंड डी है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में जो कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है वैवाहिक बलात्कार को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया जो है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो खबर लहरिया ए है अवधी, बी है बघेली, सी है बुंदेली, एंड डी है कन्नौजी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बुंदेली भाषा में प्रकाशित हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? तो ए है जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बनता है, बी है जो विभिन्न संचार माध्यमों का सार्वजनिक इस्तेमाल करता हो, सी है जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उस प्रश्न भी उठाए, एंड डी है जो किसी एक संचार माध्यम का प्रतिवर्त दर्शक हो। तो संचार माध्यमों के संदर्भ में सजग दर्शक कौन होता है? तो जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और प्रश्न भी उठाए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वन भारतीय संविधान की किस में शामिल किए गए हैं? तो वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो ए है भारतीय संघीय न्यायालय, बी है पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, सी है ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय, एंड डी है बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो वो है भारतीय संघीय न्यायालय। आगे, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था? ए है बम्बई उच्च न्यायालय, बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, एंड डी है मद्रास उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बम्बई उच्च न्यायालय। जूठन के लेखक कौन है? ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है कबीर, एंड डी है प्रेमचंद। तो जूठन के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हाशियाकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला है? तो सच्चर कमेटी मुस्लिम लोगों के लिए। ओके, मुस्लिमों के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती हैं, ये करेक्ट है। और बी है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ये भी करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है और बी जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के अतीत के अध्यापन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर 2 कथनों का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बिल्कुल करेक्ट है। और कथन बी क्या है इसमें? बी है कि यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। तो दोनों कथन सही है और कथन बी जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं? तो इतिहास सम्मिलित है, भूगोल सम्मिलित है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सोशल स्टडीज में सम्मिलित हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकता है? ए है वित्ता रेख, पाई चार्ट, बी है गांव का मानचित्र, सी है समय रेखा, एंड डी है तापीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वित्ता रेख एंड पाई चार्ट। ओके, आगे, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को क्या कहते हैं? तो खुला अन्वेषण कहते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति क्या होती है? तो ए है शिक्षक प्रस्तुतिकरण, बी है कक्षा निरूपण, सी है इसमें कक्षा परिचर्चा। ओके, ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान की कक्षा की पाठ योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पाठ योजना को सुगम्य और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। कथन कहता है लिखित सामग्री टेस्ट का विविध तरीके में पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है। तो ए है इसमें कक्षा में समान समझ पहुंच के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। बी है एक कक्षा की भूमिका में पाठ्य पुस्तक की अति उपयुक्त व्याख्या देना सम्मिलित है। सी है शिक्षकों को अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। एंड डी है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को दिया गया है के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहाँ व्याख्या हेतु बहुत कम अवसर है। तो जो इसमें करेक्ट है कि विविध तरीकों से पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है, तो वो है शिक्षकों को का अध्यापन के समय पाठ सामग्री का पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना क्या है आवश्यक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानूनों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो ए है कक्षा में ऊंचे स्वरों में पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, बी है निबंध लिखना, सी है वाग्मिता में भाग लेना एंड डी है सामूहिक परिचर्चा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सामूहिक परिचर्चा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर दिया है। वो है विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे, अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टूनों का क्या महत्व है। तो कार्टून जो होते हैं वो है कि कोई भूमिका नहीं है और वे विवाद पैदा करते हैं। बी है वे कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान बहुत ही नीरस है। सी है अधिगमकर्ता को कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित करते हैं। एंड डी है एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर देख पाते हैं। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की मौलिक उपयोगिता क्या है। ए है शिक्षार्थियों की नौकरी की क्षमता, कौशल, वेतन पैकेट को बढ़ाने के लिए। बी है यदि आवश्यक हो छात्र अपनी पसंदीदा विषय को चुन सकें। सी है छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझने के लिए तैयार करना। डी है छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति जो है वो है छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाती है तो उनमें से दिखाई गई चट्टान को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेता है। वह बच्चा श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर रहा है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कोशिश कैसी करनी चाहिए। तो ए है फर्स्ट, विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद करने के लिए समझना चाहिए ताकि वे परीक्षा पास हो सके। तो ये गलत है। संस्कृतियों एवं समाजों में आए परिवर्तन को दर्शाने के लिए विभिन्न समयों के लोगों की कहानियां व विचारों पर जोर देना। एंड कक्षा में नोटिस बोर्ड पर समय रेखा दर्शाना। तो दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी है। उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोत को प्राथमिक स्रोत मानेंगे। तो वो जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है वो क्या है, वो प्राथमिक स्रोत है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और हर समूह के लिए आकार निर्धारित करता है। जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक जो है वो एक समूह को दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को क्या करेगा, वो दूर करेगा। ओके, सैंपल पर कार्य करेगा। तो ये गलत है। मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करेगा, ये भी गलत। अगले शिक्षण बिंदु को तैयार करेगा, ये भी गलत। शिक्षण क्या करेगा, विद्यार्थी को एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह सहयोगी आधारित है, परिचर्चा आधारित हो और प्रतीकात्मक हो। ओके, हर सप्ताह की जाए, ये गलत है। ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन से संसाधन जो हैं प्रासंगिक हैं। वो है इसमें ग्लोब एंड मानचित्र। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है कि रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार आधारित हैं। और बी है कि अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़ों मात्र से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगाता है। पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों को सहायता करेंगे। तो ये गलत है। तो ए सही है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है। प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं अधिगम शैली का पता करना। और सी है अध्यापन अधिगम संसाधनों को सुधारना। एंड डी है स्व आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना। ए सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम में लगाएं। बढ़ते क्रम में जो है तो इसमें है अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना, सूचना अभिलेख, उसके बाद होगा एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना, एंड सुधार के लिए सूचना का उपयोग करना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पहले सी होगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी, फिर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है फ्रेंड वो क्रस्ट होती है, सबसे पतली लेयर जो होती है। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मेंटल दिया है, बाहरी कोर है, आंतरिक कोर है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और पृथ्वी की सबसे पतली लेयर जो होती है क्रस्ट होती है।
तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो ए है अरावली श्रृंखला, बी है बिंद श्रृंखला, सी है पश्चिम घाट एंड डी है दक्कन पठार। तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो बिंद श्रृंखला से होकर गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा जो है कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री के कोण पर होती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है, और कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरती है, भारत उनमें से एक है। ओके, और यह बिंद श्रृंखला से होकर गुजरती है जो एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी एंड दक्षिण भागों और बिहार राज्य में क्या स्थित है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और थर्ड है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, विंड श्रृंखला। आगे देखते हैं, पांडुलिपि और अभिलेख पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्थरों पर या बर्च नामक पेड़ की छाल पर विशेष रूप से तैयार लिखी जाती थी, बिल्कुल करेक्ट है। और शिलालेख जो होते थे पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, ये भी करेक्ट है। ए और बी दोनों ट्रू है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमेशा दिखाई देता है, ये करेक्ट है। और क्योंकि चंद्रमा को अपनी दूरी का एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा पूरा करने में लगता है। तो ए और बी इसमें दोनों राइट है, और आर जो है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे प्रारंभिक पांडुलिपि लिखी गई थी तो वो ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, और अभिलेख जो होते थे वो पत्थर पे लिखे जाते थे। पांडुलिपियाँ हमेशा ताड़पत्र पे या बर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी, अभिलेख जो होते थे वो पत्थर पे लिखे जाते थे। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। ब्राज़ील दुनिया में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, करेक्ट है। और दक्षिण अफ्रीका तांबा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दक्षिण अफ्रीका नहीं जो है वो दक्षिण अमेरिका है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे पुरानी चट्टानें ऑस्ट्रेलिया में विश्व की पाई जाती हैं, तो ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, पहला सही है बस, क्योंकि हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और विश्व में सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉल्यूशन फार्मिंग, मिनिंग एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग है। ओके, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, और टेरिटरी सेक्टर में आते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्विसेज। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नालंदा बिहार की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा बिहार की स्थापना जो की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेवार भारत में के किस राज्य में एक प्रकार की झूम खेती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बेवार कहाँ की है? तो वो है मध्य प्रदेश की है। ओके, और नॉर्थ ईस्ट में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कहा जाता है। उड़ीसा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कॉमन विंगा एंड धाबी कहा जाता है। साउथर्न में इसे जरा एंड इरिका कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहा जाता है। वेस्टर्न घाट और केरला में इसे कुमारी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ बेवार जो है वो एमपी का है फ्रेंड्स। बेवार जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।